हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल एक्सपोनेंट क्लासेस में। तो आज का जो हमारा सेशन है थोड़ा सा अलग है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जेईई एडवांस और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ कवर करेंगे। इसलिए ध्यान से जो भी आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, ओके, अगर आप अच्छी तैयारी में हैं और आपके एग्जाम सामने आने वाले हैं, अगर आप तैयारी अच्छे में है तो हमारे यहाँ पे मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। ओके, वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करने में इसको खुद से सॉल्व करना, तब जाके आंसर को मैच करना है, ताकि आपको पता चले कि आप किस लेवल पे खड़े हैं। ओके, किस लेवल पे खड़े हैं, ताकि आपके को पता चले कि आप खुद को इवेलुएट कर सकें। ओके, इसलिए ये जो टॉपिक है ये है हमने स्टार्ट किया है मैग्नेटिज्म से। ओके, जहाँ पर हम सारे के सारे क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके आप बता सकते हैं सारे आंसर्स आप मुझे, अगर आपके कितने स्कोर हो रहे हैं या कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे आउट ऑफ दिस, आपका कितना स्कोर हो रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जल्द से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्लासेस के रेगुलर वे में आपको अपडेट्स मिलते रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द टाइम पीरियड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्कुलर मोशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स व्हाट। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है सर्कुलर मोशन में कोई चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको शायद पता होगा कि जब चार्ज पार्टिकल, बात को ध्यान से समझिएगा, जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उसकी पाथ कैसे होती है, सर्कुलर होती है, और जब ऑब्लिक घूमता है तो उसकी हेलिकल पाथ होती है। ओके, ये शायद आपको पता होगा कि जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर में मोशन करता है, इसमें मोशन करता है, परपेंडिकुलर में मोशन करता है तो उसकी पाथ हो जाती है सर्कुलर। ओके, और जब आपका ऑब्लिकली मूव करता है, ठीक ना, ऑब्लिकली मूव करता है तो पाथ आपका हेलिकल हो जाता है। ओके, इसके बारे में डिटेल में आपको क्लास 12 में पढ़ने मिला होगा डिटेल में। ओके, बट हमारा जो डिस्कशन है यहाँ से क्वेश्चन आपको समझ में कि सर्कुलर मोशन, कीवर्ड्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि सर्कुलर मोशन है तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में होगा। ओके, तो मेरा डिस्कशन अभी परपेंडिकुलर पे ही होने वाला है। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब समझिए, आपसे पूछा गया कि जो उसके चक्कर लगाने की जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, यानी इंडिपेंडेंट है। ओके, इंडिपेंडेंट की बात किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। शायद आपको पता होगा कि चार्ज पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स आपका पता है mv²r होने वाला है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड कौन करने वाला है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का आपका फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QV×B। मैं डिटेल्स में आपको समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को अगर आपको नहीं भी पता है, अगर आप तैयारी अच्छे से किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को आप स्किप करके चल सकते हैं, आगे के क्वेश्चंस देख सकते हैं, अदरवाइज आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। ओके, चूंकि यहाँ परपेंडिकुलर है यानी V परपेंडिकुलर टू V है, यानी V अगर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड आउटवर्ड, यहाँ से मैं डायरेक्शन की सेंस को भी निगलेक्ट करके चल रहा हूँ, तो यहाँ से F बराबर QVB sin थीटा sin 90 हो जाएगा, तो F बराबर आपका हो जाएगा QVB। ओके, तो इस हिसाब से देखिएगा अगर, तो ये दोनों ही इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से mv²r बराबर QVB, तो यहाँ से अगर मैं V और V को कैंसिल करता हूँ तो mv बराबर हो जाएगा QVR हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम r निकालने की कोशिश करते हैं तो mv/bq, यानी जो पाथ का जो रेडियस होगा, इस पाथ की जो रेडियस होगी वो कुछ ऐसे होगा। लेकिन आपसे पूछा गया है टाइम पीरियड का रिलेशन देखना है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, एक चक्कर में आपने लगाया है डिस्टेंस 2πr, आपकी वेलोसिटी है v, तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो यहाँ से mv/bq है, और आपको v और v कैंसिल हो गया तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2πm/bq। ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा, स्पीड है, मास है, चार्ज है, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन ही B है यहाँ पर, चार्ज Q है, मास M है, स्पीड यहाँ पर V है। तो इस वाले टाइम पीरियड में कौन कौन से टर्म इंक्लूड है, ये सब इंक्लूड है, यानी इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका है ए। राइट ऑप्शन आपका क्या है, ए। ये इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी का, जो टाइम पीरियड होता है वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का जवाब देके बताइएगा कि इस थ्योरी पे कौन सी डिवाइस आपकी बेस है। ओके, कौन सी डिवाइस आपकी बेस है। आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ओके,
तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। ओके, सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि द पार्टिकल ऑफ चार्ज 16 × 10⁻−18 16 × 10⁻−18 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, along the x-axis enters the region where the magnetic field induction, okay, magnetic field of induction B is along the y-axis and the electric field of magnitude 10⁴ volt per meter is along the negative z-axis. If the charged particle continuously moving the x-axis, the magnitude of B पूछा गया। ओके, ऑप्शन है 10⁻3, 10⁵, 10⁻16, 10⁻−3। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यूनिट्स मैंने नहीं लिखे हैं, आप यूनिट्स खुद से समझ जाइएगा। ओके, बट यहाँ यूनिट का काम नहीं है, मैग्नीट्यूड से काम लिखा गया है। ओके, तो यहाँ पर मुद्दे वाली बात ये है कि क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कोई एक चार्ज पार्टिकल है। यहाँ पर सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ। चलिए, ये x है, ये y है और ये z है, x, y और z। ओके, चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? x एक्सिस की तरफ। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो पॉजिटिव ही जनरल सेंस पे लेके चलते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था। और क्वेश्चन को ध्यान से, वेयर अ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज अलोंग द y एक्सिस। आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस साइड में कितना है हमको नहीं पता, लेकिन y की तरफ है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव z एक्सिस। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव इनवर्ड होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके क्वेश्चन में, कितने गिवन है, कहाँ चला गया भाई क्वेश्चन में? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपका। ओके, यहाँ है आपका 10⁴ वोल्ट पर मीटर। ओके, 10⁴ वोल्ट पर मीटर है। तो आपसे पूछा गया कि चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूविंग, उसके बाद बोल रहा है कि चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली अगर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में, यानी इसी डायरेक्शन को वो कंटिन्यू बना के रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 10⁵, 10⁵, 10⁻16, 10⁻−3 क्या होना चाहिए? तो देखिए, सिंपल सा बात है, अगर चार्ज पार्टिकल अपने पाथ को कंटिन्यूअसली बना के रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उस पर कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, मतलब नो डेविएशन हो रहा है। तो कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इधर भी उस पर फोर्स नहीं लगा होगा, इधर भी फोर्स नहीं लगा, वो जो भी नेट फोर्स कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है। ऐसे केस में मतलब अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो ये उसको नेगेटिव z एक्सिस की तरफ ले लेता, किस फोर्स के साथ? F बराबर QE फोर्स के साथ। ओके, कोलंबियन फोर्स, लेकिन जो कि नेगेटिव x एक्सिस था तो उधर चला जाता। लेकिन यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो आपका क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण से आपको जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था QV क्रॉस B है। ओके, QV क्रॉस B है। तो वेलोसिटी जो है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो I क्रॉस J को हिसाब से तो K बनना चाहिए था, यानी पॉजिटिव के। तो अगर पार्टिकल, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, V क्रॉस B, तो हम इधर आ गया है तो आपका फोर्स इधर होगा, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, ये मैग्नेटिक फोर्स आपका ये है की डायरेक्शन। इसके बाद अगर ये मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और पार्टिकल पे जो लगने वाला नेट फोर्स है जो कि z के लाइन पे है कैंसिल हो जाएगा, पार्टिकल स्टिल अनडिविएटेड ट्रैवल करने वाला है। यानी इसका मतलब है कि पार्टिकल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब कोलंबियन फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होने वाले हैं? दोनों सेम होने वाले हैं। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, QVB साइन थीटा है, यहाँ थीटा के वैल्यू दोनों वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इस कारण से QVB हो जाने वाला है, ये आपकी फोर्स हो जाना है। अब अगर नो डेविएशन है, नो डेविएशन का केस है आपके पास, ठीक ना, अगर नो डेविएशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो QE बराबर हो जाने वाला है QVB हो जाने वाला है। ओके, यहाँ से Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो आपका E बराबर V × B, आपसे पूछा गया था B की वैल्यू, तो E/V हो जाने वाला है। ओके, E/V हो जाने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय वेलोसिटी। आपके क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁴ वोल्ट पर मीटर है और वेलोसिटी है आपका 10, तो क्वेश्चन कैंसिल आउट होने के बाद 10⁻³ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर। ओके, यहाँ से मैं एक छोटा सा बात आप ऐड कर देना चाहूँगा, ये आप नोट करके रख लीजिएगा कि अगर आपका B बराबर E/V आ रहा है तो V बराबर E/B आएगा। यानी इस चीज़ को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में समझेंगे जब आप ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में आप जाते हैं, ठीक, तो आप समझेंगे कि जो वेलोसिटी होती है वो किसकी रेशियो है? इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो जो वेलोसिटी है
वो क्या है, जो उन दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है। ओके, उन दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो हो सकता है। ओके, हो सकता है क्या, यहाँ है। ओके, तो ये चीज़ आपको आगे जाके हेल्प करने वाली है। ओके, तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। ओके, वीडियो को पहले पॉज करना है, देन सॉल्व करना है। The particle of mass m and a charge q moving with a velocity v describe a circular path of radius r when subjected to a uniform transverse magnetic field of induction B. The net work done by the field when the particle complete one full circle. Okay? तो ये एक चीज बात है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बोला गया है कि when the particle of mass m, okay, and the charge q moving, देखिए चार्ज, कोई पार्टिकल का चार्ज q है वो v वेलोसिटी के साथ डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, सर्कुलर पाथ घूम रहा है, तो डेफिनेटली है कि मैग्नेटिक फील्ड ठीक उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, जो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड आपका लिखा हुआ है। ओके, तो सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक ड्रॉ किया है डायग्राम। ओके, डायग्राम बहुत ही सुंदर बनता है मेरा, ठीक ना, इसलिए सब चीज़ों को नेगलेक्ट करके चलिएगा। ओके, तो कुछ वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। ओके, फोर्स किधर लगने वाला है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ओके, तो आपसे पूछा गया कि नेटवर्क डन बाय द फील्ड व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट वन फुल सर्कल। अरे भाई, पार्टिकल एक चक्कर पूरा लगा रहा है, कितना वर्क डन करेगा, तो इसको आपको इस सेकंड वर्क का सवाल है, देखने से आपको समझ, दो तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एक वर्क हुआ है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एक चीज़ देखिए एफ डॉट डी एस है, सिंपल सा बात है। तो अगर आप एफ डॉट डी एस देखते हैं तो एफ डी एस कॉस थीटा, एक और करने वाली पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है, फोर्स इधर लगा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होने वाला है, तो कॉस 90 हो जाएगा 0, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा 0, यानी आप कह सकते हैं नेटवर्क आपका 0 होगा। एक सेंस से ये समझ सकते हैं। लेकिन दूसरा सेंस है कंप्लीट फुल सर्कल है, तो पार्टिकल कंप्लीटिंग वन फुल सर्कल रीचेज इट्स ओरिजिनल पोजिशन, सो द नेट डिस्प्लेसमेंट is 0. Okay, net displacement is 0, original position and starting position and the initial starting point and the final point are even same, so the displacement is 0. That's why I can take is आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है यहाँ पे, जो नेट वर्क डन होने वाला है, नेट वर्क डन आपका जो होने वाला है वो आपका होने वाला है 0। सेकंड वर्क का सवाल था, अगर आपका ये लेवल बहुत अच्छा है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। आई होप कि आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। ओके, बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर वीडियो पॉज करना है और इसे सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। द मैग्नेटिक नीडल लाइन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स W यूनिट ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री। ओके, द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन विल बी √3W/2 और 2W। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि आपको एक मैग्नेटिक नीडल है। भाई, मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, खुद एक बार मैग्नेट होता है। ओके, यानी सपोज कर सकते हैं कि आपके पास एक बार मैग्नेट है और वो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, बी है मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ भी वैल्यू हमको वैल्यू नहीं पता, और ये सबसे पहला कुछ इस तरीके से लाई कर रहा था। ओके, सबसे पहला कुछ इस तरीके से लाई कर रहा था। अगर हम इसको नॉर्थ, इसको साउथ, तो यहाँ पर ये नॉर्थ और साउथ में इंक्लाइन हो जाएगा। ओके, तो अगर आप इस तरह से इंक्लाइन किया हुआ था, इसको क्या किया था, अलोंग द डायरेक्शन, पहले देखिए क्वेश्चन पढ़िए, तो मैग्नेटिक नीडल लाइन पैरेलल टू द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में पैरेलल था। फिर क्या हुआ कि हम इसको 60 डिग्री घुमा दिया। ओके, 60 डिग्री हमने इसको घुमा दिया, यानी यहाँ पर 60 डिग्री का ओरिएंटेशन है। ओके, अब 60 डिग्री इसको घुमाया है तो कितना वर्क डन किया गया है, W वर्क डन किया गया है। तो इस पोजीशन पे द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन पे इसको बनाए रखने के लिए कितना टॉर्क लगेगा, ठीक है ना। देखिए सिंपल सा बात है, कभी भी ये नीडल नहीं चाहेगा कि हम इस पोजीशन पे रहें, क्योंकि वो उसकी अनस्टेबल पोजीशन है। वो चाहेगा कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। ऐसा करने के लिए हमको इसको मेंटेन करना है, तो उसके डायरेक्शन को अपोजिट एक टॉर्क लगाना पड़ेगा। जितना टॉर्क इस पे अभी लग रहा है, सेम उतना ही अपोजिट एक टॉर्क हमें लगाना पड़ेगा। ओके, तो यही चीज आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कितना टॉर्क की जरूरत है सबसे पहला। लेकिन उसमें जो टर्मोलॉजी है वो W के टर्म, वर्क डन के टर्म में आपको आंसर दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको पता है कि जो वर्क होता है,
ओके, वर्क आपका जो होता है वो आपको पता है एम बी, जो एक डाइपोल को आपको सतह डाइपोल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना वर्क डन होता है, शायद आपको पता होगा, cos θ1 माइनस cos θ2। ओके, θ1 इसकी इनिशियल ओरिएंटेशन थी जो कि पैरेलल थी, इस डायरेक्शन से 0 हो गया। θ2 जो कि फाइनल है 62। तो अगर हम इस चीज़ को पुट करते हैं, cos 0 आपका 1 होता है, ये आपका cos 60 आपका 1/2 हो जाता है, यानी W जो हो जाएगा वो आपका mb/2 वर्क डन हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्या है, आपसे पूछा कि टॉर्क कितना है। जितना इस पर टॉर्क लग रहा होगा उतना ही हमें इस पर, ये टॉर्क के कारण इसको ये इस डायरेक्शन में अलाइन होना चाहिए, बट हमें इसको उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क मेंटेन करके रखना है ताकि ये इस पोजीशन पे बना हुआ है। टॉर्क बराबर आपको पता होगा, अगर से मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं तो एम बी साइन थीटा। एम क्या है, एम क्या है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ से एम बी और इस पोजीशन पे बना के रखना है, यानी वो आपकी साइन 60 है। तो यहाँ से आपका एम बी साइन 60 होता है आपका √3/2, और m इंटू बी, यहाँ से अगर आप m इंटू बी को 2w लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो w के टर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा हूँ आंसर। तो 2w इंटू √3 2/2, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो √3w, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये बहुत ही बेहद ही आसान सा सवाल था, ठीक ना। अगर आपने इसे तैयार किया हुआ है, ओके, अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, तो इन सब क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा है। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, अपने लेवल को हमेशा चेक करते रहिए, ओके, तब आपको मज़ा आने वाला है इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। ओके, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके बोर्ड पे लिखा गया है। ओके, क्वेश्चन एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए, देन सॉल्व। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 54 माइक्रोटेस्ला। व्हाट विल बी द वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द लूप। ये बहुत ही एक आसान से क्वेश्चन है। ओके, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेमोरी बेस्ड चीज़ है। ये कोई सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है आई, आपको इस डिस्टेंस x है, ये इसकी मान लेते हैं रेडियस आपकी a है, x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस आपका है 3 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ, सॉरी इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड B जिसकी वैल्यू है 54 माइक्रोटेस्ला दिया हुआ है। ओके, सेंटर पे आपका O सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात की जा रही है। ओके, तो आपको पता है कि एट एनी पॉइंट के चलते जो फॉर्मूला आता है μ0I/a² 2 लिख के x² प्लस a² के पावर में 3/2, ये होता है किसी भी एक पॉइंट पे, एक्सिस पे किसी भी एक पॉइंट पे चलते। अब अगर b' निकालना चाहें किसी भी एक पॉइंट पे, सॉरी सेंटर पे निकालना, ये सेंटर पे मान लेते हैं, तो सेंटर पे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, x को 0 पुट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप इसे 0 पुट कीजिएगा μ0I, यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ a² है, यहाँ x 0 हो गया, a के पावर में 3 बचेगा, तो आपका 2a हो गया। ओके, 2a हो गया, क्लियर है। ये आपका सेंटर पे, तो आपसे पूछा क्या गया है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक काम कीजिए ना, आप b'/b निकाल दीजिए, b'/b, तो क्या हो जाएगा आपका b'/b जो हो जाएगा μ0I/2a है, और यहाँ से आपका है μ0I/2 लिख के x² प्लस a² के पावर में है 3/2, 3/2, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ से जो भी, सॉरी यहाँ पर a² आपका छूट गया है। ओके, तो यहाँ से जो भी आपका आ रहा है, यहाँ से आपका x² प्लस a² के पावर में आपका है 3/2, और नीचे हो गया है आपका a³। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब b को वहाँ भेज देंगे। ओके, तो जब यहाँ से b को वहाँ भेजेंगे तो b' बराबर b इंटू x² प्लस a² के पावर में 3/2, और नीचे आपका है a³। ओके, अब यहाँ से कुछ करना ही नहीं है, सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर आपके सामने है, क्योंकि तरीका तो यही फॉलो होने वाला है। ओके, तो देखिए यहाँ से ध्यान से कि b की जो वैल्यू है, b है 54 माइक्रोटेस्ला, क्योंकि आपको कन्वर्ट भी नहीं करना है क्योंकि सारे ऑप्शन माइक्रोटेस्ला में। ओके, तो यहाँ से आपका x की जो वैल्यू है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, a की जो वैल्यू है वो आपकी है 3, रेडियस है 3, तो प्लस
9 के पावर में 3/2 और यहाँ पर फिर से रेडियस है 3, तो 3 का 27 हो गया है। इसको इससे काट दिए हैं तो ये 2 हो गया है। 16 और 9 है 25 के पावर में 3/2 है। 25 इस 5 के पावर में क्यूब, तो 25 × 125 यानी 250 माइक्रो टेस्ला। ओके, 250 माइक्रो टेस्ला। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी बनता है। ओके, का ऑप्शन सी बनता है। ओके, क्लियर है? एक अच्छा क्वेश्चन था आपकी प्रैक्टिस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं था, एक आसान सा क्वेश्चन आपको दिया गया था प्रैक्टिस के लिए। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा मुझे। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे या बोर्ड पे आप कह सकते हैं, ठीक ना, वो लिखा हुआ कुछ इस तरीके से कि द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज लार्ज कंपेयर्ड टू इट्स विड्थ एंड ब्रेथ। ओके, द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इन द वाइब्रेशन ऑफ अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, ठीक ना, या वाइब्रेटरी मैग्नेटोमीटर की जो वाइब्रेशन है टाइम पीरियड वो कितना शो कर रहा है? 2 सेकंड शो कर रहा है। ओके, द मैग्नेट इज कट अलोंग इट्स लेंथ इनटू 3 इक्वल पार्ट्स and these parts are then placed on each other with like poles together. The time period of the oscillation. Okay, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी लेंदी है। आपको क्या बोला गया है कि एक आपके पास कोई मैग्नेट है जिसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई विड्थ है उससे काफ़ी ज़्यादा है, यानी इसके नॉर्थ और साउथ पोल है। ओके, इसको क्या किया गया है, इसकी जो टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन है, मान ली किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था, ये इसको हमने ओरिएंट करके रखा था, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहेगा ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड होना चाहेगा। उसकी जो टाइम पीरियड थी वो क्वेश्चन में मैग्नेटोमीटर से मेजर किया गया 2 सेकंड थी। ओके, अब क्या हुआ है कि इसको 3 बराबर भाग कर 1 2 अलोंग द लेंथ के क्या अलोंग हम इसको काटे। ओके, तो अब देखने वाली बात है कि इसको लेंथ के अलोंग में काटा गया है, तो इसका अगर पूरा लेंथ L था तो ये L/3 और L/3, यानी एक हिस्सा कुछ ऐसे दिखेगा, एक हिस्सा कुछ ऐसे और एक हिस्सा कुछ ऐसे। तो हर नॉर्थ और साउथ आपको जानते हैं कि मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करता है। ओके, इसको आप इस चीज़ से समझ सकते हैं, आपने मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन से अब इसको देख सकते हैं। आपको शायद ये चीज़ पता होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमेशा 0 होता है। इस चीज़ से आप मैग्नेटिक मोनोपोल के बारे में निकाल सकते हो। ओके, तो नॉर्थ और साउथ बन जाता है। ओके, तो जो टाइम पीरियड का यहाँ फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो 2π/√m/b, जहाँ I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मैं यहाँ टर्म लिख देता हूँ। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ओके, जिसके अबाउट वो घूमेगा। m क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट आपका है। ओके, और b तो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें इसको रखा गया है। ओके, तो यहाँ पर समझिए कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये किसके अबाउट घूमेगा? अगर ये ऐसे था तो ये ऐसे घूमेगा, तो सेंटर के अबाउट घूमता है। तो सेंटर के अबाउट आपको अगर ये एक स्ट्रेट रॉड की तरह ट्रीट करते हैं तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आता है वो आपका आता है ml²/12 बनता है। ओके, ml²/12। जब आपने इसको 3 बराबर भागों में कट किया है और हर पार्ट को उठा के इसको यहाँ एक के ऊपर एक रखा, तो ये तीनों एज सेंटर आ गए हैं। ओके, और फिर से इसको उसी मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो ये फिर से टिल्ट होना चाहेगा, उसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आना चाहेगा, तो उसकी एक टाइम पीरियड होगी, वही हमें मेजर करने की बात की गई है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ चेंज किया है, ध्यान से देखना है। जब आपने मैग्नेट को कट किया है, m इज द मास ऑफ मैग्नेट, अगर हम मान के चलते हैं m इज द मास ऑफ मैग्नेट है, तो आपने जब कट किया तो उसका मास भी तो 3 बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद इसकी लेंथ भी 3 बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा? न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होने वाला है, I डैश इसको हम डिनोट कर रहे हैं। तो मास क्या हो गया भाई? 1/12 तो चेंज नहीं होगा। मास क्या होगा भाई? m/3 हो जाएगा। लेंथ कितना होगा? L/ वो भी 3 होके उसके स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। और जब आपने इसको 3 को आपने इसको यहाँ पे रखा है, ठीक ना, हम इसको यहाँ से करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ml²/12 है, और यहाँ पर हाँ एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब आपने इसको एक के ऊपर एक प्लेस किया है तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा 3 के लिए है, तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई भी करना था। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ नीचे आपका 27 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ से ये कट जाने वाला है। तो I डैश इज इक्वल टू I/9 हो, यानी न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो पुराने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 1/9 टाइम। ओके, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आने वाला। ओके, अब क्या क्या चेंज आ सकता है भाई? मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज आ सकता है। ओके, तो
यहाँ से हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है m, वो होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस। पोल स्ट्रेंथ ये अगर इनको प्लस मान के चलते हैं, इसको माइनस, तो इसका m प्लस m, इसका माइनस m। जिस तरीके से डायपोल मोमेंट होता है उसी तरह मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस। तो इस बार ये ओरिजिनल के लिए था, जब ये एक सिचुएशन था, जब आपने इसको 3 बराबर भागों में कट किया है तो नया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, नया जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो मास होगा m/3। लेंथ भी आपका कितना हो जा रहा है, लेंथ आपका कितना l/3 हो जाने वाला है। ओके, l/आपका 3 होना, सॉरी यहाँ पर मास नहीं है ये। ओके, ये मास नहीं है, ये क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, क्योंकि जब आपने कट किया है तो पोल की स्ट्रेंथ एज इट इज रहेगी, यानी m में कोई चेंज नहीं। लेंथ इसका 3, और चूंकि ये 3 पार्ट्स में बराबर है और आपने इसको एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो यहाँ से m इंटू एल, यानी जो कि m के बराबर है, यानी m में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, यानी मैग्नेटिक मोमेंट कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। बस आपका यहीं पे सॉल्व हो गया है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसके टाइम पीरियड। ओके, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ, ताकि यहाँ से इस चीज़ को मिटा देता हूँ। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ से जो टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला लिखा था, टी यहाँ से I/mb लिखा था। तो न्यू टाइम पीरियड टी डैश इज इक्वल टू I डैश बाई m डैश इंटू b डैश। m डैश और m ऑलरेडी सेम है, तो I डैश किसके बराबर था, I/9, और यहाँ m था। तो यहाँ से अगर हम इसका रूट करते हैं तो यहाँ से आपका 2π/√ओवर I/mb होगा। बट ये टर्म जो कि ओरिजिनल टाइम था t के बराबर था, तो यहाँ से t/3 हो जाएगा, और t जो था आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 सेकंड था, तो 2/3 सेकंड होगा न्यू टाइम पीरियड। ओके, यानी जो t डैश है वो आपका न्यू टाइम पीरियड आपका है 2/3 सेकंड। ओके, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है बी। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम टेकिंग था, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर कीवर्ड है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए कि आपका एक स्ट्रेट लॉन्ग बार के लिए क्या होता है, अबाउट सेंटर, अबाउट एट एन एंड्स, ठीक ना, उसके अबाउट कितना, जिसके अबाउट वो घूम रहा है। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना था कि जब आपने इसको कट भी किया है तो इसकी पोल स्ट्रेंथ में बदलाव नहीं आया है, पोल स्ट्रेंथ एज इट इज रहेगा, लेंथ में चेंज आ गया, और चूंकि आप इसको एक के ऊपर एक रख रहे हैं तो ये 3 टाइम्स हो जा रहा है। ओके, 3 टाइम्स आपके बढ़ जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपने बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करना है और इसे आपको आराम से सॉल्व करना है। बहुत ही सेकंड वर्ग का क्वेश्चन। ओके, सेकंड वर्ग के लिए फॉर्मूला ये रटा हुआ है, रटा हुआ बोलना गलत है। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ। 2 thin long parallel wires separated by a distance t carries a current of I ampere in the same direction. ओके, मतलब 2 वायर्स हैं जो दोनों में सेम डायरेक्शन में I और I करंट रन कर रहा है। ओके, और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना का है भाई, D का सेपरेशन है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ऑप्शन है रिपेल है, अट्रैक्ट है, रिपेल है, अट्रैक्ट। तो पहली बात ये तो है कि दो अगर वायर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो डेफिनेटली बात है कि आपने पढ़ा होगा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो एक ऑप्शन पहला तो क्लियर हो गया भाई कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। ओके, ओके, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, कितने फोर्स के साथ, तो इसमें डायरेक्ट एक फार्मूला था, शायद आपको पता होगा, F1I1 इंटू I2 बाई क्या होता है यहाँ पर 2πt। ओके, जब दोनों में अगर हमने I1 और I2 लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से, और इस वायर की अगर कुछ लेंथ होती है तो उस लेंथ को यहाँ मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ओके, लेंथ की बात हो रही है यहाँ पर, एक्चुअली फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात होता है। ओके, तो जो भी आपको सर पता है कि दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ओके, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, और यहाँ पर दोनों पे इक्वल, एक पे ये इसको F1 और एक इसमें F2 लगता है, तो F1 और F2 क्या लगता है, सेम लगता है। एक्चुअली फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, दोनों का सेम होता है। ओके, फिलहाल है कि इस क्वेश्चन में I1 और I2 सेम है, जिसके जो I1 और I2 आपका I के बराबर है, तो F का जो वैल्यू आएगा μ0I² 2πd। तो इन दोनों, पहले तो ये दो ऑप्शन तो रिपेल वाले तो डिस्कार्ड हो गए। ओके, अट्रैक्ट वाले थे तो यहाँ d² है, तो ये ऐसे भी डिस्कार्ड हो गया, तो राइट ऑप्शन आपका बी नंबर बन जाता है। ओके, यहाँ पर दोनों वायर्स पैरेलल के लिए एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे विथ इक्वल फोर्सेस के साथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों की क्या होगी, सेम आएगी। ओके, और अगर दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। ओके, आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है
अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो मिला जुला के हमने कुछ टफ और कुछ इजी क्वेश्चन भी किए हैं। ओके, सेशन कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर लीजिएगा। ओके, ताकि रेगुलर वे में हमारे क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहें, व्यस्त रहें।